तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, उस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो 20 ही पॉइंट नहीं, कम से कम 50 पॉइंट आप इस वीडियो के देखने के बाद सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग ये अभी जो पीछे क्वेश्चन देखे थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बोला गया था क्या कि विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है ना। और एच बराबर हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। आई आर को हम अगर भी लिख देते हैं तो एच बराबर एक और फॉर्मूला बन जाता है वी आई टी। ये भी दो फॉर्मूला याद रखना। आई ये जो होता है हीट होता है, ये इसका सही मात्रक होता है जूल होता है, याद रखना, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रख सकते हो कि ये जो के डब्ल्यू एच होता है, एक के डब्ल्यू एच बराबर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। और ये भी पूछा गया है कि के डब्ल्यू एच किसका मात्रक होता है, तो जूल का मात्रक होता है। के डब्ल्यू एच इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसमें प्रभाव पर, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। बोला गया किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम का गणितीय रूप V बराबर क्या होता है, आई आर। यहाँ V भी होता है विभवांतर, I होता है विद्युत धारा और R जो होता है प्रतिरोध होता है। विभवांतर कैसे मात्रक विभवांतर कैसे मात्रक होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है, एम्पियर। और प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, ओम, जिसको हेडफोन जैसा जैसा दर्शाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ऐसे में पूछा गया आर निकालना है तो हम आई को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई क्या हो जाएगा, आई होगा। ये ऐसा कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन हुआ कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, वी बराबर आई आर। ओम के नियम हम लोग देखे हुए लिखवाए भी हैं कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो वी बराबर आई आर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो किसी प्रतिरोध का ये क्या होता है, हम बताए थे कि तापमान बढ़ाने पर किसी धातु का, ये धातु सॉरी, यहाँ किसी सुचालक का या कंडक्टर कह सकते हैं उसको, किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसका, सुचालक का। लेकिन अगर वही अगर अर्धचालक हो जाए तो तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सुचालक कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। आर बराबर क्या होगा, वी बाई आई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग जो जो क्या कहते हैं, बिजली से, बिजली वाला जो बिजली से हम लोग जो प्राप्त करते हैं उससे एसी अल्टरनेटिव करंट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बहुत बार पढ़े होंगे, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता है, जो भी प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु के आकार से थोड़ा सा बड़ा बनाता है, ठीक है। और याद कर सकते हो जो हेडलाइट होता है, जो भी वाहन के हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो साइड मिरर आता है, साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो कि अवतल दर्पण का बता दिए, ये क्या होता है, हेडलाइट, हेडलाइट के लिए क्या होता है, हेडलाइट के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के लिए, जो भी वाहन का जो साइड मिरर रहता है जिसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो मिरर में, जो ये मिरर में ये पे लिखा है, व्हाइट कलर से लिखा रहता है, व्हाइट कलर के पेन से लिखा रहता है, ठीक ना। लिखा हुआ कि जो आपको इस मिरर में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जितना दूर लग रहा है उतना दूर है नहीं, उससे ज्यादा क्लोज है, नजदीक है, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में भी विशेषता बहुत
बहुत बताए हुए हैं। क्या बताए हुए समतल दर्पण के बारे में? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, समतल दर्पण हमेशा क्या बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये पॉइंट समतल दर्पण से याद रख सकते हो। उत्तल दर्पण वाला भी बता दें। अच्छा, यही अगर लेंस रहता, अच्छा याद रखना कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण बोले या लेंस बोले, अगर उत्तल आ जाए तो प्लस याद रखना, फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो इससे कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे बनाया जाता है, डम्बू जैसा बनाते हैं। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम अवतल उत्तल उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और क्या याद रख सकते हो कि ये लेंस सूत्र होता है, एक होता है दर्पण सूत्र होता है, एक लेंस सूत्र होता है। तो दर्पण वाला याद रखना प्लस प्लस वाला होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। अगर यही ये क्या हुआ? दर्पण सूत्र। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, क्या होता है? ये होता है, याद रखना 1/v पहले लिखना है। ठीक है, ये होता है लेंस सूत्र होता है। इतना पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विभवांतर कैसे मात्रक है। तो विभवांतर कैसे मात्रक होता है? वोल्ट होता है, याद रखना। तो कहोगे कि एम्पियर किस कैसे मात्रक है? तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। कूलाम किस कैसे मात्रक होता है? आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश कैसे मात्रक? कूलाम होता है। और वाट किसका होता है? तो शक्ति, विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? वाट, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और वाट से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना कि 1 HP में होता है, हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है अश्व शक्ति, जिसको कहा जाता है 746 वाट होता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, और वाट जो विद्युत शक्ति बराबर होता है कि वर्क डन मतलब ऊर्जा बटा क्या होता है? समय होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े हो, ठीक ना, ध्यान में रखना आप। ठीक है, और क्या ये याद रख सकते हो इसी मात्रक से? इसी मात्रक याद रखना कि आवृत्ति कैसे मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, आवृत्ति कैसे मात्रक क्या होता है? जो हर्ज होता है। इसको HZ से डिनोट करते हैं। 1/टाइम पीरियड होता है, ध्यान में रखना। अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन कैसे मात्रक कुछ नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। क्योंकि आवर्धन होता है V/U होता है, उसका भी मीटर में और ये भी मीटर में कैंसिल आउट हो जाता है, तो मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, ध्यान में रखना। ठीक है, और क्या पूछा गया था? ठीक है, अभी तक तो इतना ही याद रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 बोलेगा कि प्रकाश के अपरिवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपरिवर्तन बोला जाए या परिवर्तन बोला जाए, दोनों के कितने नियम है? 2 नियम है। बहुत अच्छे से हम क्लास में बताए हुए, बहुत अच्छे से दोनों का हम बताए हुए, डिफिनेशन भी लिखवाए। तो प्रकाश का अपरिवर्तन बोला जाए या प्रकाश का परिवर्तन बोला जाए, कितने नियम है? 2 नियम। ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला गया कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो एक फॉर्मूला बताते हैं, आप लोग याद रखोगे, उसी से भी निकाल सकते हैं। ये जो वर्क डन होता है ये Q इंटू V के बराबर होता है। आवेश गुना विभवांतर के बराबर होता है। ठीक ना, ये ऊर्जा होता है, एक कार्य होता है। ठीक ना, तो कार्य बराबर होता है आवेश गुना क्या होता है? विभवांतर। तो यहाँ ये जो 1 वोल्ट है, तो सब में अगर 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 वोल्ट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1W बटा क्या होगा? 1Q। और W जो होता है उसका ऐसा मतलब क्या होता है? उसका मतलब जूल होता है। 1 है तो 1 लगा दिए। और ये कूलाम कैसे मतलब, ये आवेश कैसे मतलब क्या होता है? कूलाम, 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर होता है, याद रखना, 1 जूल बटा 1 कूलाम। ये नंबर इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला अगर याद रहता तो बहुत इजीली आप बना सकते। कौन वाला फॉर्मूला? कि जो वर्क डन होता है, ये जो कार्य होता है, तो आवेश इंटू ये विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? तो वो समीकरण, वो अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन वाला हम लोग इक्वेशन हम लिख देते हैं। एग्जाम में भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि श्वसन का समीकरण लिखें या श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन का समीकरण लिख देते हैं। याद रखना, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं C6H12O6। ये ऑक्सीजन के साथ, 6 ऑक्सीजन के साथ बैलेंस कर दिए
ठीक ना, रिएक्शन करता है, ठीक ना, तो ये बनाता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6:2 प्लस 38 एटीपी ऊर्जा के तौर पे बाहर निकलता है, ठीक ना, एटीपी के तौर पे बाहर निकलता है। तो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, जो भी समीकरण में ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है उसमें हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी कहते हैं। और उष्मा शोषी किसे कहते हैं, तो जो ऊर्जा कोई भी समीकरण में क्या होता है ऊर्जा अवशोषण करता है उसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर आंसर होगा उष्मा क्षेपी। ये समीकरण भी याद रखना, पूछा ही जाता है, या सिर्फ यहाँ पे एटीपी भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बोला गया कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है। तो सर्वोच्च सुचालक माना जाता है सिल्वर को माना जाता है, जिसको हम एजी से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 100, इसका परमाणु संख्या 57 होता है ना, और इसका परमाणु संख्या हम लिख देते हैं 57 होता है, और द्रव्यमान संख्या होता है 107 होता है, ठीक है। तो हम ये भी बताए थे कि जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, सब बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने घर में जो वायरिंग करवाते हैं चांदी से करवाते हैं, ठीक है। तो उससे भी याद कर सकते हो, उसमें विद्युत का माना जाता है कि सबसे अच्छा चालक होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि अवर सारणी में उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है। ये ऑप्शन में छूट गया, तो हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं। ये जो ऐसे रेखा बना होता है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, ऐसे जो रेखा होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, या इसको समूह भी कहते हैं। तो टोटल देखो कोई पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें 18 वो समूह ऐसे ऐसे रेखा होगा। टोटल ग्रुप वन से लेके ग्रुप 18 तक रहता है। तो ये ग्रुप 1 को, वर्ग 1 को कहते हैं हम क्षार धातु कहते हैं, क्षारीय धातु लिखा रहता है धातु। और ये ग्रुप 2 को, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये एक को, ये वर्ग 2 को। और पूछा जाता है कि 11 को, ग्रुप 11 को क्या कहते हैं हम लोग, तो सिक्का धातु कहते हैं। 1-1 रुपये का सिक्का, वैसे याद कर सकते हो। एक 17 वाला पूछा जाता है कि वर्ग 17 को क्या कहते हैं हम लोग, तो हैलोजन कहते हैं। अब वर्ग 18 भी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इनर्ट गैस का, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ठीक ना, या नोबल गैस भी कहा जाता है, या ग्रुप 0 भी कहा जाता है इसको, ठीक ना। 3-4 नाम है, सब लिखवाए हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग हो जाता है, ठीक ना। उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगर ऑप्शन ए लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना वर्ग। तो वर्ग की संख्या कितना होता है, 18, और पीरियड की संख्या कितना होता है, 7। ये भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कि कौन सा उपधातु है। तो उपधातु हम एक ट्रिक भी बताए थे, वैसे तो ये है एसबी जो है, एंटीमनी एसबी है, ये उपधातु है। तो ट्रिक भी बताए थे हम लोग के कि बस गैस टिपो, बस गैस टिपो, तो यहाँ लिख देते हैं BAS गैस टिपो। तो यहाँ बी होता है बोरोन होता है, ए से होता है एंटीमनी या आर्सेनिक कह सकते हो, ठीक है ना। ए से सिलिकॉन होता है, जी से जर्मेनियम होता है, ए से एंटीमनी होता है, जिसका परमाणु संख्या 51 होता है, और द्रव्यमान संख्या होता है 151 होता है। टी से, सॉरी 121 होता है, और टी से टेलुरियम, टी से पोलोनियम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है ना, एंटीमनी। तो ये ध्यान रखना कि इसका आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आर्सेनिक होता है ना, एस होता है आर्सेनिक को दर्शाता है, एंटीमनी को हम लोग कहते हैं एसपी कहते हैं, ध्यान में रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है, पीतल मिश्र धातु है। जब दो चीज मिला के हम एक दूसरा चीज बनाते हैं तो उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो हम बताए तो तुम लोग को ट्रिक भी कि पिताजी से याद कर लेना, पिताजी। जो पीतल मिश्र धातु होता है वो बनता है तांबा प्लस जिंक के, या जस्ता से, जिंक को ही जस्ता कहते हैं, जिंक से मिल के बना होता है। तो पूछा गया पीतल क्या है, तो मिश्र धातु, तांबा और जिंक से मिलने के बाद बनता है। इसके आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोला गया अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो पीएच स्केल हम लिखवाए थे क्लास में, नहीं तो एक बार पिछले क्लास में भी हम बताए थे। ये जीरो पे, मतलब एक पीएच स्केल बना लिए, ये जीरो एक तो होता है, इसको हम 7 मान लेते हैं, सॉरी यहाँ 7, और 7 से जो अधिक होता है उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय, सॉरी 7 से अधिक को हम लोग क्षारीय कहते हैं, और 7 से जो कम होता है उसको कहते हैं अम्लीय। ये 0 मान लेते हैं, ये 7, ये 14 मान लेते हैं। टोटल 14 स्केल रहता है इसमें,
इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय कहते हैं। सोरेनसन इसका खोज किए थे पीएच स्केल का। अब यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम कहेंगे कि बता पीएच मान 2 ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा इसका मान ज्यादा है कि कम है, ये पीएच मान 3 सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो पीएच मान 2 होगा। तो अम्लीय में उल्टा हो जाता है और क्षारीय में सीधा चलता है। हम लिखेंगे पीएच मान ये 8 ज्यादा पावरफुल है कि पीएच मान 13 ज्यादा पावरफुल, तो पीएच मान 13 ज्यादा पावरफुल होगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया कि अम्लीय अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है, 0 से लेकर 7 तक। 0 सबसे ज्यादा शक्तिशाली, 1 2 3 ऐसे बढ़ते मतलब घटते जाता है शक्तिशाली के स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में। तो इसका क्या होगा, 7 से कम होगा। ये जो 7 पे होता है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना, उदासीन होता है। तो ये भी ध्यान में रखना। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और पीएच मान का हम एक वीडियो भी बना है, पीएच मान किसका कितना होता है बहुत अच्छे से बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं ये याद रखना, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिल के बना होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सरलतम मानते हैं इथेन को मानते हैं। इसमें एक कार्बन 4 क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो हम कहेंगे इथेन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा इथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ये रहा अमीबा। एक कुटपादी की मदद से 2023 में शायद क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से पकड़ता है, तो कुटपाद। समझो कि एक पैर होता है, झूठा पैर होता है, ठीक ना। इसी में धीरे धीरे यहाँ देखो देखो ये पहले ये भोजन आया, उसके बाद ये भोजन को नजदीक लाए, इसको धीरे धीरे बंद कर लिया, अंदर कर लेता है, ठीक ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाए कि कुटपाद की मदद से भी भोजन ग्रहण करता है, और कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, आकार कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये द्विखंडन द्वारा क्या होता है, अपने को विभाजित करता है, अपने को अपने जैसे मतलब यही एक ही न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बराबर न्यूक्लियस में बढ़ जाता है, जन्म इसमें द्विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 में कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु नर का जो होता है जनन अंग है, नर का जो जनन अंग है वृषण में बनता है। तो शुक्राणु किस में बनता है, तो वृषण में बनता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। बोला गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वायु तो भगवान द्वारा दिया गया, जल भी भगवान द्वारा दिया गया, मृदा भी मिट्टी भी भगवान द्वारा दिया गया, लेकिन जीवधारी नहीं। तो इसमें कहेगा सॉरी, यहाँ पे अगर प्राकृतिक संसाधन बोला गया तो ये तीनों प्राकृतिक संसाधन, ये जीवधारी प्राकृतिक संसाधन में नहीं आते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पिछला क्लास में कराया गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है ना, डायबिटीज भी कहते हैं, या चीनी का बीमारी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हुआ। अगर आप लोग लिखे होगे कॉपी में तो कम से कम 50 पॉइंट जरूर लिखे होगे। फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे 2000 जो भी बचा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन, कितने साल के क्वेश्चन बचे हुए ऑब्जेक्टिव, वो सब क्वेश्चन। थैंक यू।